वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आ जाओ क्लास में आ जाओ। चलो बताओ कल क्या पढ़ा था हमने? वाह, हाँ, ट्रिपल बॉटम लाइन पढ़ा था और चश्मा गंदा हो रहा है। हाँ, फिर क्या उसमें क्या था? 3 पीस कौन कौन से थे? बताओ। सोसाइटी और प्लेनेट। इन्वायरमेंटल वाली चीज़ें आती है कि आप इन्वायरमेंट को कैसे सेफ गार्ड करते हो, वो सारी चीज़ें वो हम ऑलरेडी चैप्टर 12, 13 एंड 15 में पढ़ चुके हैं ESG के। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट था जिसमें हमने 2 थ्योरी पढ़ी थी, माइकल हॉकिंस और फ्राइडमैन। अरे उसका नाम कैसे बोल सकते हो तुम? तो उसने क्या, हाँ, बिजनेस और बिजनेस इज बिजनेस, ऐसी तुमने डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, शेयर इज द शेयर इन द शेयर कैपिटल, बस वही है। ठीक है, क्या नाम था? मिल्टन फ्राइडमैन। उसकी थ्योरी कौन सी वाली थी? शेयर होल्डर। उसने बोला अपने शेयर होल्डर को खुश रखो, तुम्हारा बिजनेस आगे अपने आप ही फ्लरिश कर जाएगा। और उसकी हॉपकिंस की स्टेक होल्डर। उसने क्या बोला था? सब बराबर है। नोट्स बन गए? कॉपी लेके आयो? और अभी तक के बन गए कल वाले के, मतलब ठीक है। और सबसे पहले हमने हिस्ट्री भी पढ़ी थी, तो क्या थी 2009 में क्या हुआ था उसमें? वॉलेंट्री। मानो तो मानो, नहीं तो मत मानो। तो कंप्लाई और एक्सप्लेन था या कंप्लाई एंड एक्सप्लेन था? अरे नहीं, ये वॉलेंट्री वाला कौन सा वाला था, है ना? कंप्लाई और एक्सप्लेन। ठीक है, आप टाइप कर सकते हो चैट में, कनिका बोल भी सकते हो। और 2010 में हाँ कमिटी बनी, फिर वापस से गाइडलाइन से आई थी, है ना? उसके बाद 2012 में और 2012 में ही BRR वाली चीज आ रही थी। BRR उस टाइम आया था ना, अभी तो BRSR चल रहा है। उसके बाद 2013 में एक्ट ही आ गया, एक्ट से हमें सेक्शन मिल गया। और 2014 में पॉलिसी। इतना ही पढ़ा है। कल जाते जाते 2 क्वेश्चन देके गई थी, बताओ। पहला था कि लोगो लगाना कोई CSR में फॉल करेगा कि नहीं करेगा, या लोगो लगा सकते हैं कि नहीं। क्या जल्दी आ गए? बताओ। तो क्वेश्चन थोड़ा सोच विचार किया, बताओ। अरे देखो, ऐसे थोड़ी ना कि नेकी कर दरिया में डाल। कंपनी है वो अपना, वो तो दिखाएगी ना कि हम CSR किया है हमने। वो ये तो नहीं बोल रही ना कि, है ना, ये काम करो, ये अच्छा काम तुम करोगे तो हम अच्छा काम करेंगे। जैसे सेकंड वाला एग्जांपल क्या था, क्वेश्चन क्या था कि आप ना हमारी कॉपी खरीदो, हम पेड़ लगाएंगे। ठीक है, तो CSR है कि नहीं है? ये नहीं है। क्यों? पेड़ लगाना तो इन्वायरमेंट में आता है ना। अच्छा, और कोई? नॉर्मल कोर्स कैसे है पेड़ लगाना? अच्छा, तो प्रॉफिट लाएंगे कहाँ से फिर, अगर बिजनेस से नहीं है तो प्रॉफिट? नहीं, अगर ये बिजनेस एक्टिविटी वही कर रहे हैं तो वो CSR कैसे काउंट होगा? वो उनकी बिजनेस एक्टिविटी से अर्न कर रहे हैं ना। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि उन्होंने कॉपी बेची तो उनको पैसे हुए, मतलब मिले, और फिर उन्होंने पेड़ उगाए। तो वो तो एक CSR है ना, फंडिंग तो CSR में और सोसाइटी अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, तो वो CSR एक्टिविटीज। लेकिन उनको फायदा तो हो रहा है ना इस बात से? नहीं होना चाहिए ना CSR। देखो, बेसिकली वो तुम्हें बोल रहे हैं कि हमारा सामान खरीदोगे ना तो हम CSR करेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। मतलब आपका सामान बिक चुका है, आपके पास पैसे आ चुके हैं, उस पैसे में से कुछ परसेंटेज CSR लगाना CSR होता है। ऐसा नहीं कि एक वही तो बात है, कंपनी तो इमोशन करती है ना हम लोगों को। हम लोग क्या देखते हैं कि तेल तो खरीदना ही है, पर डाबर आंवला खरीदते हैं ना, ये शिक्षा की ओर जाएगा, समझ रहे हो? है ना, एक कदम शिक्षा की ओर। शिक्षा है क्या तुम्हारी क्लास में? अच्छा, हाँ, समझ में आया। तो वही वाली चीज हुई ना। तो इन्होंने बोला कि ये तो तुम्हें बेवकूफ बनाने वाली बात है, तुम्हें इमोशनल करके वो अपनी ब्रांडिंग ही तो कर रहे हैं। तो मार्केटिंग अगर होती है तो कभी भी CSR नहीं होता, तो वो वाली चीज कभी आ ही नहीं सकती कि तुम ये चीज करोगे तो हम लोग पेड़ लगाएंगे। अरे भाई, तुम पहले कमा लो,
कुछ परसेंटेज निकालो और उससे पेड़ लगाओ, तब वो CSR, ठीक है। और ऊपर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा था? हाँ बोला पल्लवी। मैम तो मतलब जैसे हम कई जगह देखते हैं कि जहाँ पे प्लांट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है कि मेंटेन बाय दिस कंपनी। हाँ तो मैम फिर ये भी क्या CSR के अंडर आएगा? क्योंकि मतलब बिल्कुल। उनकी CSR ऑब्लिगेशन थी इसलिए इस वजह से हाँ उन्होंने- बिल्कुल CSR के लिए आएगा वो, लेकिन बस इतनी सी बात है। एक क्वेश्चन ये भी तो था, दो क्वेश्चन दिए थे मैंने तुम्हें, कि एक तो जो लोगो लगा रहे हैं वो CSR है या ये भी इसको भी मार्केटिंग बोलेंगे क्या? ये मार्केटिंग नहीं है, उन्होंने कर दिया ना CSR, तो वो बस ये बता रहे हैं कि हमने किया है, हमारी कंपनी ने किया है। ऐसे तो कोई भी कंपनी कर सकती है। मान लो रिलायंस ने पेड़ लगाए जगह जगह, तो वो ये तो मेंशन करेंगे कि रिलायंस लिमिटेड के द्वारा ये पूरा मैनेज किया जाता है, फॉरेस्ट या जो भी उन्होंने छोटा सा गार्डन बना रखा है, समझ में आया? तो वो तो अलाउड है, उसमें क्या मार्केटिंग, उसमें कोई मार्केटिंग नहीं है। लेकिन तुम ये बोलते हो कि हम लगाएंगे पेड़ तब जब तुम्हारी कॉपी खरीदोगे, वो तो मार्केटिंग हुआ, वो मार्केटिंग हुआ। वो आप क्या कर रहे हो, कस्टमर्स को भावुक कर रहे हो कि है ना, ये लोग सोचेंगे कि हम कोई और कॉपी खरीदेंगे, उससे क्या ही समाज का भला हो रहा है। हम क्लासमेट के खरीदते हैं ना, उससे क्या होगा, पेड़ उगेंगे, इन्वायरमेंट को अच्छा रहेगा। तो वो वाली चीज़ मार्केटिंग में आ जाती है, वो CSR नहीं है, ठीक है। तो वही वाली चीज़ है। हाँ कि देखो वो भी तो बात है कि कंपनी अगर कुछ कर रही है तो वो जताएगी तो सही, वो कंपनी है, ऐसा थोड़ी ना है। जैसे हम लोग बोलते हैं, ऐसे बड़े बूढ़े बोलते हैं कि है ना, एक हाथ से करो तो दूसरे को पता ना चले, ये हम पे अप्लाई होता है, कंपनी पे थोड़ी ना होता है। कंपनी तो अपनी ब्रांडिंग तो करेगी अगर किसी भी वे में भी करे। देखो डायरेक्टली वो मार्केटिंग का बेनिफिट नहीं ले सकती, इनडायरेक्टली तो लेगी, ठीक है। देखो अगर प्रॉफिट में इंक्रीज आ रहा है मार्केटिंग की वजह से, और फिर उसमें से तुम CSR करो, तो सेंस क्या हुआ फिर? एक तरह से तुम तो कस्टमर से चार्ज कर रहे हो CSR, है ना। तुमने क्या किया, तुमने बोला कि तुम है ना हमारी कॉपी खरीदो, है ना, जो जिससे हम लोग है ना समाज का भला करेंगे, भूखों को खाना खिलाएंगे। तुम इमोशनल हुए कि हाँ गरीब को खाना मिलेगा हमारी कॉपी खरीदने से, हमें अच्छा लगता है ना ऐसे सुनने में। हमने उनकी कॉपीज खरीदी, उनको हमने पैसे दिए, वही पैसे से वो गरीबों को खाना खिला रहे हैं, तो सेंस क्या हुआ फिर? कंपनी से कैसे गई, तो हमारी जेब से गया। तो मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो CSR को लेके या फिर कोई भी सामाजिक एक्टिविटी को लेके, तो CSR का भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें उससे मार्केटिंग बेनिफिट्स डिराइव हो रहे हैं, इसलिए तुमने किया। वो तो बिजनेस की बात हो गई, ठीक है। लेकिन आपका कोई नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, आपने ऐसी कोई बात नहीं बोली, कोई स्कीम नहीं बोली, ठीक है। टाटा मोटर्स है, उसने गाड़ी बेची 2-2 करोड़ की, 3-3 करोड़ की, ठीक है। कुछ बोला उन्होंने, गाड़ी लोगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं बोला। उसमें से अगर आपका 2% वो देते हैं तो वो वैलिड CSR है। समझ में आई चीज़? क्लियर हो गया? दोनों क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। लोगो क्यों नहीं लगाएगी भाई, कंपनी है। ऐसे तो 5-6 हज़ार कंपनियां हैं, वो CSR कर रही है, तो किसको पता किसने, कौन सी कंपनी ने किया है? तो वो बताएगी नहीं कि हमने किया है ये वाला, जताएगी क्यों नहीं? कंपनी है, वो ब्रांडिंग हमेशा उनके दिमाग में रहती है। समझ में आया? तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने अच्छा कर दिया लेकिन तुमने बता दिया इसलिए अब हम CSR नहीं मानेंगे, ये क्या बात हुई? ऐसा थोड़ी ना करते हैं। समझ में आई चीज़? नोट में लास्ट में क्या लिखा था तुमने? क्वेश्चन के ऊपर सिग्निफिकेंस क्या क्या पढ़े थे? कि लॉयल्टी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी, सेल्स बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी। कैपिटल एक्सेस की कभी कमी नहीं आती। जो CSR ज़्यादा करती है कंपनी और जो ESG कॉन्शियस होती है, उनको कभी भी कैपिटल की प्रॉब्लम नहीं आती। सबसे बेस्ट एग्जांपल टाटा लॉस में था तो भी उसके शेयर्स आराम से बिक रहे थे, ट्रेडिंग हो रही थी, ठीक है। ये सब पढ़ा था बेसिक्स। अब हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि भाई पुराने टाइम पे ना जो किंग होता था ना, किंग, उसकी कुछ ड्यूटीज़ होती थी, है ना। अब जैसे हम लोग बोलते थे ना कि किंग की ड्यूटी होती है कि वो प्रजा की रक्षा करे, प्रजा का पालन करे, उसकी ग्रोथ में ध्यान दे, उनको सब अच्छे से देखे कि प्रजा खुश है कि नहीं है। वो तो अच्छा राजा होता है। जिसको प्रजा की पड़ी नहीं होती वो बकवास राजा होता है। तो आज के टाइम पे राजा कौन है? कंपनीज। राजा इज कंपनीज, ठीक है। तो अब हमें स्टडी करना है काफ़ी कंपेयर करके कि भाई जो राजा की ड्यूटीज़ होती थी अकॉर्डिंग टू रामायण अर्थशास्त्र जो हमारे हैं पौराणिक चीज़ें, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऑब्वियसली ESG का पार्ट है, गवर्नेंस का पार्ट है, तो उन्होंने थोड़ा सा दे रखा है। पहले तो बहुत ज़्यादा डिटेल में था कि रामायण से हमने क्या क्या सीखा, फलाना ढिमकाना, वो उन्होंने कम करके बस खाली अपनी जो लर्निंग्स है ना, जो हमें रामायण से बेसिकली मिलती है, कोई स्टोरी नहीं, स्टोरी सारी हटा दी उन्होंने, ठीक है। देखी हुई है ना रामायण तुमने? अरे तो ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी नहीं आते थे, खाली कंटेंट ही तो बढ़ा हुआ था। वो तो बस तुम्हारी रीडिंग के लिए होता है ताकि तुम्हारा माइंड थोड़ा ब्रॉडन हो कि भाई हम इंडिया से है,
अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे आगे जाके इंडिया को, और गवर्नेंस तो ऐसी चीज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड में चलती है। गवर्नेंस ऐसा तो है नहीं कि इंडिया का अलग है, इंडिया का पहली बात तो कोई कोड ही नहीं है गवर्नेंस का, तभी तो इतने डाल रखे तुम्हारे 25 कंट्री होगा, मलेशिया का, वियतनाम का, फलाना का, है ना। क्यों? हमारा खुद का कोड ही नहीं है। हम इंस्पिरेशन लेते हैं सबसे कि हमारा खुद का तो कोड है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, जितनी भी कंट्रियों ने कोड बना रखे ना उससे हम इंस्पायर होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से तुम्हारे कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो टेंशन मत लो कि अरे ये तो सबका पढ़ना पड़ेगा क्या, हमारी कंट्री नहीं आता। नहीं, एक दो है कंट्रीज जो कि इंपॉर्टेंट अभी है, तो उसका एक बार रीडिंग कर लेना, बहुत है, आज तक तो नहीं आया, ठीक है। गलती से आ भी जाए तो 5 मार्क्स का आएगा, तो उसके लिए क्या 25 कंट्रियाँ पढ़ लोगे क्या? छोड़ देना, 5 मार्क्स का आएगा तो स्किप कर देना, 95 का अच्छे से अटेम्प्ट कर देना। कोई ज़बरदस्ती है 100 का ही करके आएंगे। अब वो 5 मार्क्स के लिए क्या तुम 25 कंट्रियाँ पढ़ोगे, वियतनाम, मलेशिया, फलाना, बाकी की चीज़ें हो जाए वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। यहाँ के लिए जो रेलेवेंट है वो तो मैं बता ही दूंगी। ESG का एक बार मैम से पूछ लेना कि कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी नहीं पढ़नी, हम पागल हो जाएंगे। सारी पेनल्टीज पढ़ के गए थे या एग्जीक्यूटिव में कोई नहीं पढ़ के गए ना? हाँ बस, तो ठीक है। किंग इक्वल्स टू क्या है? कंपनीज है। देखो ये थोड़ा सा ESG से ही पढ़ा रही हूँ, चैप्टर 1 है तुम्हारा ESG का, उसके अंदर एक टॉपिक है जो थोड़ा सा CSR से कनेक्टेड है, तो वो हम पढ़ेंगे। ESG का चैप्टर 1 वापिस से पढ़ोगे, लेकिन जो रेलेवेंट है वो तो हमें लेके आना पड़ेगा ना इधर लिखने के लिए। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है कि ESG में जहाँ जहाँ CSR आया ना शब्द, वो सब मैंने ले लिया, क्योंकि आधा पेपर उनका ESG बेस्ड होता है। तो जहाँ जहाँ हमें CSR क्लिक होगा ना, वो हम पहले लिख देंगे या हाईलाइट कर लेंगे कि पूछो तुम। देखो और देखो तुम्हें क्या क्या लर्निंग्स दे रखी है। रामायण, हाँ फर्स्ट चैप्टर है। इसमें पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं, वो तो बाद में पढ़ लेना, थोड़ा सा बस बेसिक इंट्रोडक्शन ही बोल रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वो स्टार मार्क करवाऊंगी। ये टॉपिक निकाल लो, रूट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, इंडियन एथोस। मिल गया। इसका एक्चुअली पेज नंबरिंग थोड़ी अलग है मॉड्यूल की, है ना, इसलिए देख लेना पेज नंबर। नहीं छापा वही है, कंटेंट तो छापा वही होगा। तुम्हारा कंपाइलर और प्रिपेयर करती हूँ मैं, 1-2 दिन दो मुझे, उसमें और चीज़ें ऐड करवानी पड़ेगी। CSR वाला मतलब वो मॉड्यूल का तो छापेंगे, उसके अलावा और भी कोई गाइडलाइंस ICSI ने दे रखी है वो सब मैं ऐड करवा देती हूँ पीछे ही, ताकि तुम्हें क्या है मॉड्यूल और ये सब अलग अलग पेजेस हो जाते हैं ना वहाँ पे, तो समस्या हो जाती है कि वो पेज भूल गए, कुछ बच्चे घर पे भूल गए, तो ये सब चाहिए ही नहीं। जो मेन चीज़ है ना वो कंपाइलर में ऐड करवा दूंगे मैं, तो क्या है एक तुम्हारी लमसम बुक हो जाएगी, ठीक है, वही उठा के ले जाना। कम से कम हमारे पास CSR का तो पूरा हो, बाकी बुक्स तो हम देखते रहेंगे कौन से लेके जानी है, ठीक है। अब देखो सुनो, रामायण वाली चीज़ है, भगवत गीता दे रखी है, महाभारत दे रखी है, इसको बस एक बार रीड कर लेना, काम की चीज़ है नहीं। इन्होंने बोल रखा महाभारत से हम क्या सीखते हैं, बताओ तुमने क्या सीखा? गवर्नेंस की बात कर रही हूँ मैं। गवर्नेंस क्या होता है कि हमें कैसे बढ़िया कंपनी चलानी है, तो महाभारत से क्या सीखा हमने कि हमेशा धर्म में रहो, चाहे तुम्हें भाइयों को ही क्यों ना मारना पड़े, पर हमेशा राइट काम करो, है ना। यही सीखा हमने महाभारत से और रामायण से। ब्रदरहुड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राजा अपना, हाँ वेरी गुड, हाँ उल्टा बोल दिया, और हाँ ठीक है। तो अब देखो तुम्हें ही समझ में आ रहा होगा, ये कोई रटने वाली चीज़ है ही नहीं। जितना तुम ESG के चैप्टर्स रटोगे ना, उतना तुम फंसोगे। भूलोगे तो देखो बाय, वो तो भूलोगे ही, वो तो इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन जितना हम याद करेंगे ना ESG को या CSR को, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं इनको याद कर ही नहीं सकते, तुम्हारे खून में होना चाहिए। अगर तुम अच्छे आदमी हो तो फिर तुम्हें ESG आता है और अगर तुम अच्छे नहीं हो तो तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी अच्छे बनने की इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। दोनों कवर हो गए, अच्छे बुरे लोग, ठीक है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। महाभारत से हमने बहुत कुछ सीखा कि भाई हमें ना मतलब क्या बोलते हैं,
धर्म का पालन करना चाहिए, हमें हमेशा जो राइट साइड है उसकी साइड लेनी चाहिए। मतलब जैसे तुम सीएस हो अगर कंपनी में, तो तुम्हें दिख रहा है कि राइट रॉन्ग क्या है। एथिक्स में ये सभी पढ़ा है हमने, और क्या है। हाँ वो डिलेमा हो गया, वो सब ठीक है, लेकिन वही है ना कि जो राइट साइड है, जो फ्रॉड नहीं कर रहा है या जो उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर रहा है, तो सीएस को उस साइड होना चाहिए। तो वही सारी चीजें इसमें है। इसमें जो काम की चीज है ना सबसे ज्यादा, इन सब में से काफी कुछ दे रखा है ना, रामायण, शांति पर्व और पता नहीं क्या क्या दे रखा है। हाँ बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, नीचे भी है। इसमें से सबसे ज्यादा काम का जो है ना वो है आपका ये जो टेबल दे रखी है कौटिल्य वाली। कौन? कौटिल्य तो चाणक्य था। अरे भाई वो केकई थी, केकई कौटिल्य मिक्स हो गया। नहीं वो नहीं है। अरे ये तो मैं नहीं है, वो वुमेन थी। देखो सुनो, अरे तुम टॉपिक से कैसे भटक सकते हो। क्या नाम है, एक तो नाम याद नहीं हो रहा तुम्हारा, शिक्षा। देखो सुनो, कौटिल्य वाला जो है वो थोड़ा सा हमारे लिए रेलेवेंट है, तो बस इसको टिक कर लो, बाकी पढ़ते रहना रामायण और महाभारत, वो यहाँ हमारे काम की नहीं है ज्यादा। कौटिल्य वाला हर जगह इंपॉर्टेंट है। अगर उनको इन सब में से कुछ पूछना होगा ना, जो हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स हैं, अगर उनके अंदर से कुछ भी पूछना होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि कौटिल्य वाला ये अर्थशास्त्र, ठीक है, क्योंकि वो आजकल के गवर्नेंस, जो आज के टाइम पे मॉडर्न गवर्नेंस है, उससे सबसे ज्यादा मेल खाता है। क्योंकि वो कैसी बातें करता था, उसने अर्थशास्त्र में क्या क्या लिखा था, स्ट्रेटेजी, वॉर की सिचुएशन, कि राजा को कैसे है ना टेक्निकल होना चाहिए, क्या क्या चीज़ों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होना चाहिए, सही कैसे होना चाहिए, अगर गलत हो रहा हो उसके सामने, कोई उसके साथ गलत कर रहा हो तो भी वो सही कैसे रहे। ये सब बातें किसने करी थी, चाणक्य ने। तो अभी के गवर्नेंस के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट चाणक्य की बातें ही हैं, ठीक है, और वो आजकल भी चलती है, आज तक चलती है, वही सब है। इसमें हमारे काम की चीज़ें हैं ये वाली चीज़, कौटिल्यास फोरफोल्ड ड्यूटी ऑफ अ किंग, किंग की ड्यूटी है ना। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें दे रखी है इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने बोला है, ये टेबल से पढ़ रही हूँ, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, भाई ये चलाऊंगी तो वहां पे भी चल जाएगा, रुको। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट विद द कॉर्पोरेशन, द किंग विद द सीईओ और बोर्ड ऑफ द कॉर्पोरेशन एंड द सब्जेक्ट्स विद द शेयर होल्डर्स ब्रिंग आउट द क्वेंटी एसेंस ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। क्या बोल रही है इन्होंने, क्या बोला कि भाई हम लोगों ने जो स्टेट था उसको तो हमने कॉर्पोरेशन बना दिया, कि जितना भी, जैसे वहाँ पे उस टाइम पे राज्य होता था, हम बोलते थे इस राज्य का राजा कौन है, तो वो राज्य तो हमने कॉर्पोरेशन बना दिया, और जितना भी बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेशन वगैरह है, मतलब किंग है, सीईओ और वगैरह, तो वो सीईओ हो गए आजकल। मतलब बेसिकली केएमपी बोल सकते हैं हम लोग। तो केएमपीज कौन है, उस टाइम के जो मंत्री, कंपनी इज राजा, ठीक है। तो ये सब इन्होंने मेल खाते हुए ये बनाया है, लिखा हुआ नहीं है, ऐसे ही बता रही हूँ मैं कि इनका वही कॉन्सेप्ट है, ये लिंक करके बता रहे हैं। तो इसमें 4 कंपनी की ड्यूटीज होती है, जो किंग की ड्यूटीज होती थी। क्या, एक तो रक्षा, एक वृद्धि, एक पालन और एक योगाक्षमा, ठीक है। रक्षा मतलब प्रोटेक्ट करना, पता ही है तुम्हें, प्रोटेक्ट करना मतलब रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता क्या। तो तुम्हारा चैप्टर 18 है वो इस पे बेस्ड है कि जो किंग की ड्यूटी होती थी सबकी रक्षा करना, तो वो रिस्क मैनेजमेंट है। तो कंपनी को क्या करना चाहिए, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स में पैसा डालना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट को मिटिगेशन प्लान्स बनाना चाहिए और उसको हमेशा मॉनिटर करना चाहिए। ये सब तुमने आराम से पढ़ा है, बहुत सारे प्रोसेसेस पढ़े हैं, ठीक है। फिर है वृद्धि, वृद्धि मतलब क्या होता है, ग्रोथ। तो ग्रोथ किसकी ग्रोथ, शेयर होल्डर्स की ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे लेकिन इन्होंने कौन सा सेंट्री का, ये लोग स्टेक होल्डर, हम सिर्फ शेयर होल्डर नहीं बोल रहे, स्टेक होल्डर मतलब वेलबींग ऑफ सबकी वेलबींग। पालन मतलब, पालन करना मतलब कंप्लायंस, मतलब लॉज का पालन करना, ठीक है। तो नॉन कंप्लायंस ना हो बिल्कुल भी, हर एक लॉज का लेटर एंड स्पिरिट में तुम क्या करो, कंप्लायंस करो, वो क्या होता है, पालन करना। और लास्ट में योगाक्षमा, हमारा रेलेवेंट सीएसआर, सीएसआर इज योगाक्षमा, योगाक्षमा मतलब सबका भला करो, ठीक है। वेलबींग एंड इन कौटिल्याज अर्थशास्त्र इट इज यूज इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, इन द प्रेजेंट डे कंटेक्स्ट इट कैन बी इक्वेटेड टू सीएसआर। यही हमारे लिए सबसे रेलेवेंट बात है। अब यहाँ सीएसआर आ गया इसलिए इसको पढ़ना पड़ रहा है हमें, ठीक है। तो हम इसके नोट्स बनाएंगे सुंदर सुंदर। ये हो गया। अब किंग की है ना 4 ड्यूटीज होती थी, 4 ड्यूटीज, अभी अभी पढ़ लिया हमने, बता दो। ड्यूटी नंबर 1
इतना डार्क कैसे चल रहा है देखो। अरे भाई 4 ड्यूटीज, मैं डार्क फिर राइटिंग तो मैं समझ में नहीं आएगी मेरी। 4 ड्यूटीज कौन कौन सी बताओ। नंबर 1 रक्षा और वृद्धि। अरे याद भी करना है इसको, याद भी करना है इसको। हाँ डबल डी। और पालना और योगाक्षमा। ठीक है, अरे लिखना है इसको। ये तुम्हारा से वो कवर थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पे ओपन बुक। ईएसजी का 14 चैप्टर भी तो कवर करना है हमें। रक्षा का मतलब अभी के टाइम पे, हाँ रिस्क मैनेजमेंट, अभी के टाइम पे रिस्क मैनेजमेंट। वृद्धि मतलब ग्रोथ ऑफ स्टेक होल्डर्स। पालन मतलब कंप्लायंस, कंप्लायंस मैनेजमेंट बोल दो इसको। और ये तो है ही हमारा सीएसआर, ये तुम्हें याद होनी चाहिए। क्या पता है तुम्हारे ओपन बुक में भी पूछ ले अलग से कि किंग की क्या क्या ड्यूटीज थी ऐसे, तो तुम्हें लिखना पड़ेगा एज पर। क्या एज पर? हाँ कौटिल्याज अर्थशास्त्र द 4 ड्यूटीज आर मेंशन्ड हियर बिलो, ऐसे करके। ठीक है, 2-2 मार्क्स के 3-3 मार्क्स के ना टाइम वेस्ट करने वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना उसमें आ सकता है। जहां जहां सीएसआर का नाम है हमें तो लिखना है, बस बात खत्म। इससे हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट पूरा कवर हो चुका है कि कौन से ईयर में क्या हुआ था और हमारे एंशियंट जो भी स्क्रिप्चर्स है वो क्या बोलते हैं। उसमें से रामायण महाभारत जनरल बातें करते हैं, वो सीएसआर सेंट्रिक बिल्कुल भी नहीं है। वो जनरली बोलते हैं कंपनी को बढ़िया होना चाहिए, किंग को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। खाली कौटिल्य है ना, उसका जो अर्थशास्त्र है वो ये बातें करता है सीएसआर के बारे में, तो हमने बस वो लिख लिया। ठीक है, हो गया। क्या है मैम ये जो भी हमने 4 ड्यूटीज पढ़ी है यही मेन है ना? हाँ मेन यही है। जितने भी देखो रामायण और महाभारत तो एक बार रीडिंग वाली चीज़ है ना, वो एक बार रीड करके छोड़ देंगे। इसको थोड़ा सा याद कर लोगे ना तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं कि किंग की 4 ड्यूटीज बता दो, तो बस वो हमने याद कर लिया। काम की चीज़ यही है बस। ठीक है, हो गया। चलो ये हो गया, इतना ही रेलेवेंट था इसमें। तो एनजीआरबीसी पढ़ लिया क्या तुमने? एनजीआरबीसी गाइडलाइंस बताना एक बार क्या थी? हाँ बताओ तो। हाँ कौन कौन से? एक तो सोसाइटी और हाँ बहुत बेसिक है। देखो सुनो, एनजीआरबीसी है ना बहुत ही फालतू टॉपिक है टू बी ऑनेस्ट। तो बहुत जनरल बातें हैं कि तुम अच्छे बच्चे कैसे हो, वो बोलता है एनजीआरबीसी। तो ये याद करना आसान है, कुछ भी इसमें काम का नहीं है, लेकिन ये फिर भी आता है एग्जाम में। ठीक है, स्टार मार्क करो उसको, एनजीआरबीसी को। दोनों जगह है, ईएसजी में पढ़ चुके हो ना तो वहां पे स्टार मार्क करो, क्योंकि याद तो तुम्हें वही करना है। यहाँ तो बुक होगी छाप सकते हो, वहां पे इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो एनजीआरबीसी को। अब आ जाओ इस पे। फिर ओपन हो गया ये, देखो अब इस पे आ जाओ सीएसआर वाले मॉड्यूल पे।
इसमें से मैं जो हाईलाइट करा रही हूँ हाईलाइट कर लो। भाई इसकी बहुत समस्या है, एक तो मुझे इतने मॉड्यूल्स ओपन करने पड़ जाते हैं। हटाई देती हूँ उसको। देखो कहाँ तक पढ़ा था हमने, ये सारी बातें कर ली थी, ठीक है। ट्रिपल बॉटम लाइन भी पढ़ लिया हमने, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं पढ़ना। इसमें सिर्फ एक जो थोड़ा सा टिल्टेड लिखा हुआ है सर्व लोकम हितम, उसको हाईलाइट कर लो, और कुछ इसमें काम की बात है ही नहीं। कौटिल्य की हमने पहले ही पढ़ लिया। मिल गया क्या, लिख लिया? उसके बाद देखो इसमें भी कौटिल्य की बातें लिखी हुई है। फिलोसोफर्स लाइक कौटिल्य एम्फसिस्ड ऑन द एथिकल प्रैक्टिसेस एंड प्रिंसिपल्स व्हाइल कंडक्टिंग बिजनेस। तो इसने ना एक लाइन दे रखी है सिर्फ, और एक्सप्लेन किसने कर रखा है? ईएसजी ने, और पूछेगा ही यहाँ पे। समझ में आई चीज? तो हमने वो वाली चीज कवर कर ली। इन्होंने भी सिर्फ कौटिल्य दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा। भाई मैं इससे परेशान हो चुकी हूँ। क्या? हाँ, टाइम वेस्ट करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए कि ताकि पेपर छूटे, और कुछ नहीं उनका इंटेंशन। पूरा ही देखो ये सारे हमने पढ़ लिए, एक्सेस टू कैपिटल वगैरह, ये हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसको एक बार एक काम करो, इसको तो कट कर दो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को, और इसके ऊपर लिखो कौटिल्यस अर्थशास्त्र ड्यूटीज ऑफ द किंग, और लिखो सर्वलोकम हितम इक्वल्स टू वेलबींग। फिर से इसमें पेन नहीं चल रहा, इसी से लिख देती हूँ। इसमें क्या लिखोगे? दो चीजें लिख लो। एक तो सिर्फ हमें 4 ड्यूटीज ऑफ किंग याद रखना है इसमें, बाकी कट कर दो, टाइम वेस्ट करना ही नहीं एग्जाम के टाइम पे भी। प्लस सर्वलोकम हितम का मतलब क्या होता है, ताकि तुम्हें पूरा पैराग्राफ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा उस टाइम पे। इक्वल्स टू वेलबींग ऑफ, इतना लिख के छोड़ दो। फिर दे रखा है CSR इन प्री मैंडेटेड पीरियड। अब ये पढ़ना जरूरी है क्या? हमें बहुत कुछ दे रखा है इन्होंने कि ट्रेडिशन ऑफ गिविंग है ना, हमारे कल्चर में आता है। हमेशा हम गिवर्स रहे हैं, इंडिया वाले हमेशा गिवर्स रहे हैं। हम लोग बोलते अतिथि देवो भव, और जो भी आता है हम उसका अच्छे से, हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, फलाना ढिमकाना, ये सब हमें देखना नहीं है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि हमें ना ध्यान देने हैं। क्या क्या है? दान, फिर दान, ये बस हाईलाइट कर लो। कर्मा, सेवा, ये हमें वैसे भी पता ही है। जगत, सदाकत, ये इस्लाम में है, उर्दू है ना, उर्दू वर्ड्स है। भिक्षा, फूड गिविंग्स, ये बुद्धिज्म में है, ठीक है। तो अलग अलग, तुम्हें पता वो कैसे पूछेंगे? बताऊँ कैसे पूछेंगे टाइम वेस्ट करने के लिए? वो तुम्हें देंगे क्वेश्चन कि CSR इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग एंड नॉट रिसीविंग द फॉलोइंग टर्म्स, नहीं, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। मतलब बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं होते, एकदम छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन कि इसका मीनिंग बता दो। तो वो एक लिस्ट देंगे तुम्हें जिसमें वो नाम लिखे होंगे, जैसे कर्मा, दान, जकत और सदाकत और भिक्षा, ये ले देंगे और फिर बोलेंगे इनका मीनिंग बताओ। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, ठीक है। पर इसको ढूंढोगे कैसे अगर तुम्हें याद नहीं होगा कि हमने कहाँ पढ़ा है? ये पूरी बुक है, इतनी बड़ी बुक है, तुम्हें क्या पता हमने ना कर्मा कहाँ पढ़ा है, हमने दान कहाँ पढ़ा है, ये तुम्हें याद थोड़ी ना आएंगे। जगत, हमें कैसे पता जगत का मतलब? इसको रट भी नहीं सकते हम, ठीक है। तो इसको हाईलाइट करके रखो। ये जो टाइम वेस्टिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 1-1 मार्क के पूछते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसको स्टार मार्क करके रख लो। नहीं नहीं, एक वर्ड का 1 नंबर है वहां पे, ओनली 1 वर्ड। सेवा मीन सर्विस, तुमने सर्विस लिख दिया ना तो तुम्हारा 1 मार्क मिल जाएगा। नो 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 डेफिनेशन, नथिंग, कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ 1 वर्ड के मार्क्स होंगे। पर टाइम कितना वेस्ट होगा उसमें, वो वाली बात है। अगर याद नहीं हो किसी को, बुक है तुम्हारे पास, ढूंढोगे कैसे? इतनी बड़ी बुक में से ढूंढते रह जाओगे, ढूंढोगे तो
तुम्हें कैसे क्लिक करेगा, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, फर्स्ट चैप्टर के एकदम टॉप पे लिख लो हिस्ट्री, स्क्रिप्चर्स, जो पुरानी बातें हैं ना और जो बहुत ज़्यादा संस्कृत वाली बातें हैं वो फर्स्ट चैप्टर में ही है और किसी चैप्टर में नहीं है। ऊपर हेडिंग डाल के लिखो, तुम्हें याद ही यही करना है, यही तुम्हारी इंडेक्स है, यही है सब कुछ, ठीक है। तो ये चैप्टर जहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है इसके ऊपर ही लिख लो। क्या क्या लिखोगे, इंडियन स्क्रिप्चर्स, यही तो तुम्हारा कोई फ्री के मार्क्स देने के लिए थोड़ी ना बनाया है CSI ने, वो तो उसका लास्ट मोटिव है पास कराना, ठीक है। इंडियन स्क्रिप्चर्स, ठीक है, हिस्ट्री एंड जितने भी संस्कृत के वर्ड्स हैं ना वो यहीं पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। सर्वलोकम हितम यही है, ठीक है, दान यही है, ये जितने भी जकत वकत ये भी है, इस्लाम वाले ये भी यही है, भिक्षा, और जितने भी हिंदी या इस्लामिक वर्ड्स जो CSR का बेस है, ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। जैसे रामायण से हमने एक और चीज़ सीखी थी, क्या, भिक्षा से तुम्हें याद आ गया होगा, सीता ने मना नहीं किया, मतलब किडनैप हो गई बट मना नहीं किया साधु को, उन्होंने भिक्षा मांगी तो उन्हें लगा साधु है, मना नहीं करेंगे हम लोग भिक्षा के लिए, धर्म पहले है, ठीक है। तो ये हमारी लर्निंग है रामायण से। तुम्हें पता है ऐसे कनेक्ट करके तुम आंसर बनाओगे ना तो तुम्हारे बहुत बढ़िया मार्क्स आ सकते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं है, बस हमको ये समझना है कि हम ऐसे स्मार्ट कैसे बन सकते हैं। हमने 2 सब्जेक्ट का मिक्सचर करना है, हमें कभी भी CSR अकेले नहीं प्रेजेंट करना होता है, ESG हमेशा बैक ऑफ द माइंड में रहना चाहिए जब भी आंसर फ्रेम करो। तो तुम्हारा ESG इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट तुम्हें हल्का लगने लग जाए, ठीक है, वही वाली चीज़ है। तो उसको पढ़ते रहो, अभी आए नहीं है वो सब चैप्टर्स, तो तुम्हारे कौन कौन से पढ़े हैं तुमने ESG में? पार्ट बी जो रिस्क मैनेजमेंट का, उसका तो कुछ भी लेना देना नहीं है CSR से, उसको तो छोड़ो। हाँ, तो जैसे तुमने ना इन्वायरमेंट वाला पढ़ा ना, तो उसका PPP में प्लेनेट को कवर करता है, तो वो अच्छे से आना चाहिए, उससे जोड़ के ही आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। और ये जो रिपोर्टिंग वगैरह ना, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग वगैरह जो 1920 में था तुम्हारे, उससे भी थोड़ा सा कनेक्टेड पेपर बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, वो भी इसी में भी है, अभी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो कनेक्टेड ही हुआ ना फिर, तो ये लिख लिया। अब देखो, तो मैं ऐसे ही हर चैप्टर की मैं इंडेक्स बनाऊंगी, बस वो बना लेना बढ़िया से, और कुछ नहीं करना। हाँ बोलो। पास तो तुम बिना स्ट्रेटेजी से भी हो जाओगे, बुक है तुम्हारे पास, फेल कैसे होगे? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखो पिछली बार मैंने जितना भी उन्होंने लिखवाया था ना, सेम वैसा का वैसा पेपर आ गया। अब मैं ये नहीं बोलूँगी वापस से ऐसा हो जाएगा, वो नहीं है, बट ये है कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे अगर इसी तरीके से चले तो। एकदम ही बाउंसर पेपर बना दिया तो भरोसा नहीं है उनका, क्योंकि बाउंसर पेपर वो ओपन बुक में बनाते हैं, क्योंकि इसमें बुक है तुम्हारे पास। बाकी अभी 2 अटेम्प्ट तो मुझे तो दोनों पेपर बहुत आसान लगे, कुछ भी नहीं था उसमें, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ा लेवल बढ़ाया उन्होंने पिछली बार से, पहला वाला तो बहुत ईजी था, बहुत ज़्यादा ईजी, बस टाइम वेस्ट बहुत था, 3.5 घंटे का ही था, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी था, ऐसा लगा था बस। हाँ, तो बच्चों का छूटा, लेकिन आता सबको सब था, ठीक है। थोड़ा सा इंक्रीज किया उन्होंने, टिपिकल बनाया, अब तुम्हारे वाले में थोड़ा और टिपिकल बना देंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा जहाँ तक है। अभी स्टार्टिंग के अटेम्प्ट ईजी होते हैं, बाद में होते हैं वो पागल, जो उनके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, अटेम्प्ट चेंज करना होता है, 5 साल कंप्लीट हो जाते हैं, तो लास्ट के अटेम्प्ट वो हद से ज़्यादा हार्ड बना देते हैं। तो तब तक हमें जाना ही क्यों है, पहले पास हो जाओ ना, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें हो गई, ट्रेडिशनल गिविंग वगैरह ये सब हो गया। उसके बाद अब एक एक मार्क, ये ऐसे ही सेम क्वेश्चन उन्होंने पता है क्या दिया था, बताती हूँ। जैसे अलग अलग कंपनीज ने ना अलग अलग पॉलिसी चला रखी थी CSR के लिए, है ना, जैसे मोर एजुकेशन टू गर्ल्स, है ना, या मतलब जैसे और 2-3 नाम थे, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि ये वाला मुहिम चल रहा है अभी, ठीक है। ऐसे अलग अलग चीज़ें, जैसे ग्रेन्स फॉर ऑल, रीड टू लीड, ऐसी चीज़ें तुम्हारे इस कंपाइलर में है, ठीक है, कि कौन सी कंपनी ने ये किया था। तो उन्होंने पता कैसा क्वेश्चन फ्रेम किया था, पिछली बार का बता रही हूँ, कि उन्होंने ना जितने भी मोटिव्स थे या जितना भी जो भी इनिशिएटिव था ना कंपनी का, उन सब की एक लिस्ट दे दी और बोला कौन सी कंपनी ने किया है। तो चैप्टर पहले याद करना पड़ेगा, फिर ढूंढो कि ये वाली पर्टिकुलर चीज़, उसमें कम से कम 20 ऐसे नाम है इनिशिएटिव के, 20 में से उन्होंने दिए 5। तो अगर तुम पहुंच भी गए तो तुम्हें 20 के 20 पढ़ने पड़ेंगे पहले, फिर उसमें से 5 उठाओगे, फिर कंपनी का नाम लिखोगे। तो अब जिनको मिल गए उनके तो फ्री के मार्क्स हो गए 5 मार्क्स,
ठीक है, जैसे रीड टू लीड, मान लो से SBI बैंक ने किया था रीड टू लीड, है ना, तो तुम्हें क्या लिखना है, सिर्फ इट इज डन बाय द SBI बैंक, बस इतना, एक लाइन पे 1 मार्क मिल रहा है, कितना स्कोरिंग है ये क्वेश्चंस, लेकिन टाइम वेस्ट हुआ ना, बस वही वाली बात है। अब ऐसा ही ये क्वेश्चन कितना बढ़िया है, ये अभी उनको दिखा नहीं है, आ सकता है ये, हाँ ठीक है, तुम्हारे में आ सकता है, देखो फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ CSR इन इंडिया कैन बी सीन इन 4 डिस्टिंक्ट फेजेस, हम पढ़ लिए, काम की चीजें वो कर दो, कुछ चीजें ऐड करनी है बस इसमें, जैसे कुछ वर्ड्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे महात्मा गांधी का नाम आ गया, तो ये पता है तुम्हें क्या करेंगे, बताती हूँ मैं अगेन, ये 1 मार्क की जो टाइम वेस्ट क्वेश्चन है, पता है क्या करेंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है सेकंड वाले में, ये वाला, ये देखो, फोकस ऑन टैकलिंग वाइड स्प्रेड पोवर्टी स्पेशली एट द विलेज लेवल गेन्ड ट्रैक्शन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, महात्मा गांधी इज मॉडल ऑफ ट्रस्टीशिप इंस्पायर्ड न्यूमरस वेल्दी इंडिविजुअल्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सोसाइटी एट लार्जर कैपेसिटी। पढ़ने लायक कुछ भी नहीं है, फालतू बातें हैं, लेकिन जैसे तुमसे पता है क्या पूछेंगे कि जो महात्मा गांधी का मॉडल था ना ट्रस्टीशिप पे, वो कौन से फेज में आया था, फेज सेकंड फेज, तो टाइम वेस्ट हो गया ना, वापस से तुम भूल जाओगे, अरे कहाँ पढ़ा था ये, कहाँ क्या है, कौन सा महात्मा गांधी, कौन सा ट्रस्टीशिप, ऐसे ही होगा ना, तो बस ये हाईलाइट कर लो, महात्मा गांधी इज मॉडल ऑफ ट्रस्टीशिप को हाईलाइट करो, 20th सेंचुरी हाईलाइट करो, सेकंड फेज हाईलाइट करो। ऊपर वाले में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, थर्ड फेज में भी कुछ काम का नहीं है, ज़्यादा कुछ काम का नहीं है, मतलब इसमें हर लाइन इंपॉर्टेंट हो गई ना, याद कुछ नहीं करना पर पढ़ना सब है, वो वाली चीज़ है। उसके बाद ये मैंने तुम्हें बता ही दिया थोड़ा सा टेबल, ये तुम्हारे सिलेबस में शायद फेज वगैरह है भी नहीं, है क्या? टेबल पढ़ लिया हमने, रीड करके छोड़ दो, बनाया है वैसे हमने, नोट्स में बना लिया ये। मेन तो हाईलाइटिंग का ही काम है, इसमें हाईलाइट करते रहो जो चीज़ हाईलाइट करनी है, ताकि तुम्हें एकदम से दिख जाए अगर कोई क्वेश्चन रेलेवेंट है ना। और सिर्फ तुम्हें एक दिन पहले भी क्या पढ़ना है, अब तो तुम्हारे पास छुट्टी भी है, एक दिन पहले जो हाईलाइट्स है ना सिर्फ वही पढ़ना है, पूरा लेके नहीं बैठना है इसको। छुट्टी है तो क्या पूरा भी पढ़ सकते हो, क्या दिक्कत है? पहले छुट्टी देते काम आती, अब तो इसी में वेस्ट होएगी। देखो, मैंडेटरी प्रोविजन ऑफ CSR अंडर सेक्शन 135 बिकेम इफेक्टिव कब से हुए थे? 1/4/2014, पता है ना सबको? इफेक्टिव में कब आए थे? अगले साल से आते हैं तो आ गए। देखो, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? तुमने वो पढ़ा होगा ना, डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, DEI। नहीं पढ़ा अभी? बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, ESG का ही अगेन यहाँ पे पूछ सकते हैं। लेकिन डाइवर्सिटी तुमने चैप्टर 3 पढ़ लिया क्या? तो क्यों नहीं पढ़ी, फिर पढ़ी होगी। डाइवर्सिटी तो पढ़ा होगा, अरे उसमें नहीं होगा, किसी और चैप्टर में होगा, लेकिन डाइवर्सिटी तो सुना होगा। जेंडर डाइवर्सिटी, हाँ पढ़ा तो है तुमने, जेंडर डाइवर्सिटी, है ना? नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, रीडिंग का ही है, बट DEI इम्पोर्टेंट है, ये आ जाएगा, नहीं आया तो अभी तक, ठीक है। DEI क्या होता है? डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? हर तरह के लोग हैं, ठीक है। जेंडर की बात नहीं है, मतलब हर तरह के हैं। जैसे अमेरिका की बात करें तो वहाँ ब्लैक एंड व्हाइट दोनों होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन है ना। जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन है, वो जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन तो पूरे वर्ल्ड में ही है बेसिकली, ठीक है। तो वो हो गया, या किसी और बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन, वो सब नहीं करना, डाइवर्सिटी रखनी है। मतलब तुम्हारे जैसे फॉर एग्जांपल एक कोई कंपनी है ना, से इंडिया में रिलायंस लिमिटेड है, तो वो लोग ट्राई ये करते हैं, जो बड़ी कंपनी सब हमेशा ये ट्राई करते हैं कि सिर्फ हम एक स्टेट के लोग ना लें, पूरे इंडिया से लोग आने चाहिए। साउथ इंडियन भी है, नॉर्थ इंडियन भी है, ईस्ट वाले लोग भी है, हर तरह के लोग हैं, पंजाबी भी है, मराठी भी है, सब तरह के लोग हैं। वो था डाइवर्सिटी, ताकि तुम्हारे बोर्ड पे भी डाइवर्सिटी रहे, तुम्हारी कंपनी में भी डाइवर्सिटी रहे, वो कंपनी वेल गवर्नड होती है। ऐसे नहीं कि हम तो हमारे वाले स्टेट के लोगों को ही लेंगे, इनको नहीं लेंगे, उनको नहीं लेंगे, ऐसी हरकतें कंपनी करती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, ठीक है। और इक्विटी मतलब तुमने रख लिया अलग अलग लोग, पर ट्रीट उनको अलग अलग तरीके से कर रहे हो, तो फिर सेंस क्या हुआ रखने का, ठीक है। सबको इक्विटी के हिसाब से ट्रीट करो, जो सही है वैसे ट्रीट करो। इंक्लूजन मतलब सबको फील होना चाहिए कि वो इंक्लूडेड है ना।
वही वाली चीज़ है। जैसे कोई डांस क्लास है, मान लो, ये मैं तुम्हें लिखवाऊंगी भी, एग्जाम्पल से लिखवाऊंगी। मान लो कोई डांस क्लास में कोई गया तो सब लोग आ सकते हैं, वो होता है डाइवर्सिटी। ठीक है। इक्विटी मतलब किसी एक ग्रुप को प्रेफरेंस दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे हैं, तो इक्विटी है ना, वो चीज़ इक्विटी में नहीं आएगी। सबको बराबर ही ट्रीट करना है, सबको सेम प्रैक्टिस करानी। इंक्लूजन मतलब कि डांस सब कर रहे हैं पर एक को लेफ्ट आउट फील हो रहा है, तो इंक्लूसिव नहीं मान रहा अपने आप को। तो ये सारी चीज़ें कंपनी में होनी चाहिए। इंक्लूजन भी होना चाहिए, इक्विटी भी होना चाहिए और डाइवर्सिटी भी होना चाहिए। यहाँ का मतलब वही इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए, सब साथ में बढ़ना ही चाहिए, वो वाली चीज़ें। इज वाइडली रिकॉग्नाइज एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियाज क्वेस्ट फॉर डेवलपमेंट। इट रिटरेट्स आर फर्म कमिटमेंट टू इंक्लूड दीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ग्रोथ विच हैड बीन हिट देयर टू, जो भी है, रिमेन्ड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। काम की चीज़ें नहीं। MCA हैड इशूड वॉलेंट्री गाइडलाइंस। अभी ऊपर वाली चीज़ों को डिटेल में दे रखा है इन्होंने, एक बार रीड करके छोड़ देना। इसमें काम की चीज़ सिर्फ क्या है, NGRBC, वो आगे पढ़ लेंगे। ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ को एक बार रीड करके छोड़ देना, ये तो पूरा ही काम का नहीं है। ऊपर लिख लो रीड। कॉन्सेप्ट ऑफ CSR यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें भी कुछ नहीं है, वही वही बातें हैं। सस्टेनेबिलिटी की थोड़ी सी बातें, गुडविल की बातें, ये भी नहीं पढ़ना, रीड करके छोड़ देना। प्रिंसिपल्स ऑफ CSR, इसमें भी काम की बातें, बहुत हिस्ट्री दे रखी है फालतू की। ये रहा हमारे काम का पॉइंट। NGRBC ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो, तो बस थोड़ा सा याद करेंगे कि देखो NGRBC कुछ नहीं बोलता। NGRBC बोलता है कि अच्छी कंपनी क्या होती है, अच्छा क्या होता है। ठीक है, कि तुम अच्छे बच्चे रहो, यही है NGRBC। मतलब एक अच्छी कंपनी कब होगी कि भाई तुम एथिकल हो, ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल हो अपनी हरकतों में। वो भाई तुम क्या चाहोगे कंपनी से, कि वो एथिक्स में काम करें, जो भी वो हमें बताएं, और अगर कुछ गलती हो गई है तो जिम्मेदारी ले, यही होती है कंपनी। उसके बाद अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज दे, सस्टेनेबल हो, जो कि सेफ हो लोगों के लिए। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ये CSR का कॉन्सेप्ट नहीं है, ESG का कॉन्सेप्ट है। ESG क्या बोलता है, ऐसे काम करो सबका भला हो। ठीक है। तो कंपनी अच्छे प्रोडक्ट बनाए। ध्यान से सुनो, मान लो मैगी है ना, मैगी कंपनी है, मैगी। एक बात बताओ, मैगी का मान लो जो टर्नओवर है वो 1200 करोड़ हो जाता है, होता ही होगा, है ना। बैन होने के बाद हमने उसको आने दिया। ठीक है। तो जो 1200 करोड़ है, अब क्या इसको CSR करना पड़ेगा? टर्नओवर अगर 1200 करोड़ का हुआ तो लिमिट तो तुम्हें याद ही होगी। ठीक है। अगर इसको अपने पार्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट लगानी है, 2% लगा के लक्की होगा, इतना ही बोलता है क्या CSR? समझो, तीनों की बात नहीं है। अरे भाई लिमिट पड़ी होगी, क्या थी लिमिट? 500,000 करो, 5 करो, याद है सबको, सबने पढ़ी हुई है, 4 जगह तो पढ़ ली होगी अभी भी। ठीक है। तो 500 आपका 1000 और 5 करोड़, ये लिमिट। तो ये वाली फॉल कर तो रही है 1200 करोड़। टर्नओवर कितना है मैगी का? 1200 करोड़। तो इसको CSR करना पड़ेगा। पिछले साल में 1200 करोड़ आया तो CSR किया। CSR 2% का होता है, तुम्हें पता है, इन्होंने कर लिया। ठीक है। तो इसको क्या हम लोग बोलेंगे, CSR कंप्लाइंट कंपनी। और क्या इसको वेल गवर्नड या एथिकल कंपनी या फिर गुड कंपनी बोलेंगे क्या? नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट बकवास है उनका, हेल्थ खराब कर रही है बच्चों की, यूथ को डिस्ट्रॉय कर रही है। तुम्हें पता है बीच में है ना, मैगी पे ऐसे एलिगेशंस लगे थे कि इनके मसाले में कुछ तो एडिक्टिव चीज़ है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो बार बार उसको खाना चाहते हैं। एडिक्टिव कुछ नहीं होता है, जब शुगर और सॉल्ट मिक्स होता है ना, तो अपने आप एडिक्शन ही होता है फिर उसका। जैसे हम लोग लेज है, चिप्स वगैरह है, तो उसको क्यों खाते रहते हैं, जबकि हमारा हो चुका है, मतलब 4-5 चिप्स भी तुम खाओगे ना, वही वो आलू की है, तो फैट बहुत है उसमें, पर तुम्हारा पेट नहीं भरता ना उससे। ऐसा लगता है खाते जाओ, चिप्स लेके बैठ जाते हो, खा ही जाते हैं पूरा। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट और शुगर दोनों है। जब ये दोनों चीज़ें मिलती है ना, तो एडिक्शन होता है, ड्रग्स की तरह काम करता है। वही कर रखा है मैगी वालों ने, तो उन पर ये एलिगेशन लगा था, नहीं खाएंगे आज से। क्या ही फर्क पड़ता है, इतने टाइम से तो खा रहे हैं। पता ही है हमें तो खराब है, तो भी खाते ही है ना, क्या फर्क पड़ता है। पर मैगी एक अच्छी गवर्न कंपनी नहीं बोल सकते हम लोग, या ऐसे नहीं बोल सकते कि सोसाइटी के लिए बढ़िया है। ठीक है। तो ESG कॉन्शियस कंपनी नहीं है मैगी, बट CSR कंप्लाइंट है। समझ में आई चीज़? तो CSR जहाँ खत्म होता है वहाँ से ESG चालू होता है। समझ में आई चीज़? तो इन्होंने ये बोला है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो सस्टेनेबल हो, सेफ हो, इसमें नहीं फॉल कर रहा मैगी, जबकि CSR कंप्लाइंट हो सकता है 2% दे के सोसाइटी को। समझ में आई चीज़? ये दूसरा प्रिंसिपल नंबर 2 है। तुम्हारे साथ बताइए क्या करेंगे, जो मैंने अभी केस बेस बताया ना, ये बताएंगे, उसमें तुम्हें ये प्रिंसिपल नंबर 2 बताना पड़ेगा। समझ में आया मैंने क्या बोला?
वो तुम्हें केस बताएंगे कि मैगी ये कंपनी है और उसने ना कंप्लीट कर दी है, तो बताओ इज दैट कंपनी ESG कॉन्शियस और नॉट। तो तुम्हें क्या लगेगा, अच्छा अरे वाह CSR है, CSR कर रही है, बढ़िया कंपनी, ESG कॉन्शियस है। आंसर गलत, मार्क्स 0। समझ में आई चीज़। तो तुम्हें क्या याद रखना पड़ेगा, ESG बहुत वाइडर कॉन्सेप्ट है, सिर्फ CSR से काम नहीं चलता। तो प्रिंसिपल 2 फॉलो हो रहा है यहाँ पे NGRBC का। अब तुम समझो ESG में क्वेश्चन क्या आएंगे, एक्सप्लेन द 9 प्रिंसिपल्स, 9 ही होते हैं ना इसमें, हाँ 9 प्रिंसिपल्स ऑफ NGRBC, ये आएगा क्वेश्चन। डायरेक्ट लिख दोगे, याद होगा तो, है ना। यहाँ क्या आएगा, वो बुक तो है तुम्हारे सामने, कौन सा फॉल कर रहा है प्रिंसिपल, प्रैक्टिकल बेस्ड सब्जेक्ट है ये बहुत ज़्यादा, इसमें रटने से काम चलेगा नहीं। बुक है तुम्हारे पास, रटोगे क्या इसको, बुक पढ़िए, इसमें से ढूंढो कौन सा प्रिंसिपल अट्रैक्ट हो रहा है। फिर तुम्हें आंसर कैसे फ्रेम करना पड़ेगा कि जो कंपनी है इज CSR कंप्लाइंट but it cannot be said that it is also ESG conscious because as per principle 2 of NGRBC principles, yeah, it is not giving safe products, hence it is not ESG conscious company. Doesn't matter whether they are fulfilling the requirement of section 135 or not. समझ में आया। इसका आंसर बेस्ड क्वेश्चन करके लिखवाऊँ नोट्स में, या याद हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है ना। तो मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा प्रैक्टिकल अपना जो माइंड है ना वो थोड़ा ओपन करो अभी से, क्योंकि हमारी अभी इनिशियल क्लासेस है, तो अभी ओपन अप कर लोगे ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बोलते हैं ना नब्ज पकड़नी है हमें सब्जेक्ट की। बुक तो है हमारे पास, पढ़ना कैसे वही तो सीखना है, वही तो जर्नी है। समझ में ये चीज़। प्रिंसिपल 3 क्या बोल रहा है, बिजनेसेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट द वेलबींग ऑफ एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग दोज देयर वैल्यू चेन्स। इस पर भी आराम से केस स्टडी बन सकती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल अमेजॉन, पढ़ा हुआ है ना तुमने, एक केस स्टडी आई होगी कि उसकी एवरेज होगा, BBB था शायद उसका एवरेज, इसमें तो पढ़ा है तुमने, रुको मैं बताती हूँ, चैप्टर 19 में ही होगा। ESG से हम भटक ही नहीं सकते, ESG ही चलेगा इसमें आधा। उसमें अमेजोन था ना, अगर तुमने केस स्टडी नहीं पढ़ी है अमेजोन की, एक बार खोलना 19, पढ़ी तो होगी, तुम्हें याद नहीं होगी तो 20 में होगी क्या। नहीं केस स्टडी है प्रॉपर तुम्हारे सब्जेक्ट में ESG पे, उस पर क्वेश्चन भी आ सकता है ESG में। 19 और 20 में से किसी में है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। देखो एग्जैक्ट चैप्टर तो मैं भी नहीं बता सकती, पर 19 और 20 में होगा। अच्छा तुमने वो पढ़ा होगा ना ESG रेटिंग, ESG रेटिंग टॉपिक पढ़ा है। एक स्टार्टिंग में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फिर सस्टेनेबल ऑडिट, उसके बाद ESG रेटिंग। ESG रेटिंग के पीछे देखना, उसमें होगी चैप्टर नंबर 19, याद आ गया मुझे। अच्छा केस स्टडीज मैं बताती हूँ, सुनो। अमेजॉन को रेटिंग मिली थी BBB की। ESG रेटिंग क्या, ESG रेटिंग तो पढ़ लिया ना, क्या होता है बताने एक बार। हाँ मतलब ये जैसे मैगी है, मैगी को खराबी रेटिंग मिलेगी। ESG रेटिंग ये क्रिजिल और ये सारे इंस्टीट्यूशंस है, और भी है, डो जोन्स का नाम सुना होगा तुमने, डो जोन्स सुना है क्या, ये लोग रेटिंग वगैरह देते हैं, इंटरनेशनल है, ठीक है। इसमें काफ़ी अच्छी हमारी कुछ कंपनी जैसे इन्फोसिस वगैरह है, ये काफ़ी अच्छी रेटिंग में जाती है डो जोन्स वगैरह में, ठीक है। तो कुछ ही कंपनियाँ हैं इंडिया में, काफ़ी का तो नाम ही नहीं आता लिस्ट में। DEI मिल गया, कौन से में है, हाँ देखो सुनो अच्छे से, तो ये पढ़ा हुआ है तुमने, तभी मैंने सोचा कि 1920 बहुत रेलेवेंट है। और भी जगह आएगा ये, अभी टॉपिक नहीं होगा, नाम आया होगा, टॉपिक नहीं है, नाम तो बहुत बार आता है, टॉपिक भी पढ़ोगे आगे। ध्यान से सुनो अब देखो, ESG रेटिंग मतलब आपकी जो इंस्टीट्यूशंस है वो आपको रेटिंग दे रही है कि आप ESG के आधार पे क्या काम कर रहे हो, सोसाइटी को कैसे काम कर रहे हो, गवर्न कर रहे हो। तो उसमें इंडिया में क्रिजिल है, वो रेटिंग देता है, क्रिजिल नाम सुना होगा अगर तुमने, क्रिजिल है ना, हाँ। और डो जोन्स है इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। तो वो रेटिंग किसके बेसिस पे देते हैं कि तुम ESG कॉन्शियस हो कि नहीं हो। अमेजोन कितनी बड़ी कंपनी है ना, बहुत अच्छी कंपनी है, और बहुत अच्छा CSR भी करती है, और अच्छे प्रोडक्ट्स भी देती है, सब चीज़ें, सर्विसेज भी बहुत गुड है। तुम देखो, तुम फ्लिपकार्ट से मंगवाओ सामान, है ना, और मान लो मतलब अमेजोन से, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अमेजोन से हमने एक बार वो ऑर्डर किया था, टेबल, बड़ी सी टेबल थी, तो वो थोड़ी सी है ना साइड से टूटी हुई आ गई, ठीक है। और जो टाइम पीरियड देते हैं ना वो कि 7 डेज में रिप्लेसमेंट है, वो ख़त्म भी हो चुका था।
फिर मैंने कॉल किया उनके कस्टमर केयर पे, हमने बोला कि हम लोग आउट ऑफ टाउन गए हुए थे तो हमने इतना ध्यान नहीं दिया, हम टेबल आई और हम लोगों को जाना पड़ गया, इमरजेंसी हो गई कुछ, ठीक है, तो 7 दिन हम वहीं पे रहे और 7 दिन निकल चुके हैं, तो आप प्लीज़ रिप्लेसमेंट कर देंगे क्या? अगर ये फ्लिपकार्ट होता है तो नहीं करता, वो बोलता है 7 दिन एक्सपायर हो चुके हैं, अब हम रिप्लेसमेंट नहीं दे पाएंगे। लेकिन अमेजोन ने आके वो लेके गए टूटी हुई टेबल और नई टेबल रख के गए। तो समझ में आ रहा है कितनी कस्टमर सेंट्रिक, कितनी बढ़िया सर्विस देने वाली कंपनी है अमेजोन। इसकी रेटिंग दे रखी है BBB, बहुत ख़राब होती है, एवरेज है, मतलब ख़राब तो क्या है, एवरेज है। इतनी बड़ी कंपनी की इतनी कम रेटिंग क्यों? क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। और बीच बीच में केसेस आए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के भी, है ना, तो वुमेन तो बिल्कुल खुश नहीं है वहाँ पे, है ना, और बहुत ज़्यादा काम कराते हैं, एम्प्लॉयज़ का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, तो वो ये ख़राब हो गया ना। प्रिंसिपल 3 नहीं मान रहे, वो सर्वे होता है, अरे भाई वो कंप्लेन रेज करते रहते हैं आधे टाइम अमेजोन पे, एम्प्लॉयज़ बिल्कुल ट्वीट्स डालते रहते हैं बीच बीच में कि ये कर दिया वो कर दिया, अच्छी कंपनी नहीं है, हमें बिल्कुल खुश नहीं है, अमेजोन सिर्फ नाम का है, ऐसी चीज़ें आती है ना बीच बीच में कि कंपनी का बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, नाम ख़राब हो रहा है, तो वो वाली चीज़ है। तो प्रिंसिपल 3 में वो वाली चीज़ आ जाएगी कि आप ना रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, प्रमोट नहीं कर रहे वेलबींग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ खुश नहीं है, किस बात की कंपनी हो फिर तुम, ठीक है। अगेन CSR से रेलेवेंट नहीं है, ESG का कॉन्सेप्ट है। बिजनेस शुड रिस्पेक्ट द इंटरेस्ट एंड ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, ले दे के सबकी रिस्पेक्ट करो, सारे स्टेक होल्डर्स की। बिजनेस शुड रिस्पेक्ट एंड प्रमोट ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी हो गया या राइट टू सेफ इन्वायरमेंट हो गया, सब चीज़ें, लेबर लॉस की चीज़ें आदि। रिस्पेक्ट एंड मेक एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर द इन्वायरमेंट, लो इन्वायरमेंट को तो हम भूल ही नहीं सकते कभी, वो आ गया। उसके बाद इन्फ्लुएंस पब्लिक एंड रेगुलेटरी पॉलिसी, वो आ गया यहाँ पे। जैसे सीमेंट इंडस्ट्री होती है ना, सीमेंट इंडस्ट्री वो भयंकर पॉल्यूशन करती है, एयर पॉल्यूशन, है ना, तो वो भी कमाती तो बहुत है सीमेंट इंडस्ट्री, घर तो बनते ही रहते हैं इंडिया में, तो CSR करती है, तो वो क्या ESG कॉन्शियस हो गए क्या? नहीं, क्योंकि वो इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रख रहे। अगर वही अपना प्रोडक्शन थोड़ा सा कम करे या फिर है ना क्या बोलते हैं पॉल्यूशन के लिए कुछ करे वो, तो वो ESG कॉन्शियस भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बिजनेस शुड प्रमोट इंक्लूसिव ग्रोथ, इक्विटेबल डेवलपमेंट, 10 बार बताएंगे, DE की I की बात है। बिजनेस शुड इंगेज विद प्रोवाइड वैल्यू टू देयर कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के लिए भी वैल्यू क्रिएट करें, इसमें भी फॉल नहीं करेगा मैगी कभी भी, कोई वैल्यू क्रिएट करके नहीं दे रहा वो कंज्यूमर्स को। हाँ ऐसा आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें आ सकती है, कमेंट क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वहाँ पे आ सकता है ये, ठीक है। बट आंसर कैसे लिखेंगे वही वाली बात है। देखो CSR लिमिट बेस्ड है, तुमने मेरे को फर्स्ट डे बताया ना, मैंडेटरी ना वॉलेंट्री, लिमिट बेस्ड है। लिमिट आ गई तुम पे तो 2% तुमने कर दिया तो तुम CSR कंप्लाइंट हो गए, बात खत्म, ठीक है। और ESG कैसे हो वो 2 चीज़ों से पता लगाते हैं, एक तो वो वैल्यू क्या क्रिएट करें लोगों के लिए, और एक ESG रेटिंग से, क्योंकि हम क्यों करें वो काम, ESG रेटिंग वाले कर रहे हैं ना। समझ में आई चीज़, क्लियर हो गई ये? बाकी का पढ़ेंगे हम कल। NGRBC पे स्टार मार्क कर लेना, इसको हमें थोड़ा सा टेक्निकल ही पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू।